खालिद चिश्ती साहब, अगर इस जंग के मकासद हासिल नहीं हुए और जंग बंदी भी हो गई और डील के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये बताइए कि इसराइल और अमेरिका के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? जी, बहुत शुक्रिया इमरान और महाम आपका मुझे इनविटेशन देने का। देखिए, जब जंग कोई भी मुल्क शुरू करता है और ख़ास तौर पर एग्रेशन करता है और जंग थोपता है अपनी मर्जी से, तो उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और गोल डिफाइन किए जाते हैं कि हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो ये गोल ज़रूरी नहीं होता कि आपके अचीव हों, फिर आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा आप दुश्मन की कम रेजिस्टेंस को देकर अपस्केल कर देते हैं और बाज दफा दुश्मन की रिटेलिएशन को, जो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर होती है, तो आप डाउन स्केल कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो मेरा ख्याल यही है कि आप अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जो अभी पिछले महीने ही खत्म हुई, उसके अंदर देखें क्या हुआ था। हिंदुस्तान ने अपने गोल्स ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि हम शायद सबसर्वियंट हो जाएंगे, पाकिस्तान घुटने टेक देगा, चंद दिनों में अमेरिका की नजर में वो पुलिसमैन बन जाएगा इस इलाके का। ये उनके अपने गोल थे शुरू करते वक्त। लेकिन 6 और 7 की दरमियानी रात जो पाक फिजाइया और आर्म फोर्सेज ने जो जवाब दिया, फिर 10 तारीख की सुबह जो जवाब दिया पाकिस्तान ने, इतनी मैसिव रिटेलिएशन की कि हमने एक उनको वॉर प्रोहिबिटिंग प्राइस इम्पोज की। यानी जंग की इतनी सख्त कीमत हमने डिक्लेयर की जब लड़ने की हिंदुस्तान पर, कि उनको अपने वॉर गोल्स मॉडिफाई नहीं करने पड़े, बल्कि उन्होंने ऑलमोस्ट विड्रॉ करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा कि जी जंग छुड़ा दें किसी तरीके से। तो इसको मैं रेफरेंस के लिए इसलिए इस्तेमाल किया है इस बात को, कि हम बेहतर समझ पाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान सिनेरियो में भी यही कोशिश थी हिंदुस्तान की कि एक वॉर ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ड्रिल किए जाए। यही इसराइल और शायद ईरान के दरमियान मुझे लगता है ऐसा हुआ है। इसराइल का ये ख्याल था कि जब जंग हम लॉन्च करेंगे तो तब ये ऐसे हम इतनी जल्दी प्यूरेटिव स्ट्राइक करेंगे, जो आपने 13 तारीख की देखी। 200 जहाज आए, रिफ्यूलर टैंकर आए, फैसिलिटेशन एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर आए और तबाही मचाई ईरान के अंदर। सिर्फ जमीन पर हवा से तबाही नहीं मचाई, बल्कि उन्होंने जमीन से भी, जमीन पर भी तबाही मचाई। उन्होंने ड्रोन्स यहीं से लॉन्च किए ईरान की सरजमीन पर। उनकी लीडरशिप तमाम देख लिए, टॉप लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप, आर्मी चीफ, उनको नॉकआउट किया। और ये इतना बड़ा पंच था कि शायद इसराइल को ये ख्याल था कि वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो इतना सॉफ्ट कर देंगे कि या तो लोग उठ खड़े होंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ, और अगर नहीं भी खड़े होंगे तो इसराइली इस हद तक ईरानी फोर्सेस को डीमोरलाइज और डैमेज कर देंगे कि फिर कंफर्टेबली आकर वो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को नॉकआउट करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, मैंने दोनों ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने पेश किए। लेकिन जब इसराइल के हिट के बाद तकरीबन 24 घंटे बाद ईरान ने कम बैक किया, बड़ी जल्दी स्टेबलाइज किया अपने आप को, रीगेन किया अपना बैलेंस जिसको कहते हैं, तो उन्होंने फिर 14-15 तारीख से उन्होंने हिट बैक करना शुरू किया। तो आपने देखा था कि पहले उन्होंने जो ड्रोन मारे, इसराइल पहले उनको 90% इंटरसेप्ट करता रहा, थिंकिंग ये सबसे डेंजरस यही है। 4 दिन बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये ड्रोन तो सस्ते से हैं, $50,000 से लेकर $2 लाख की कीमत है सिर्फ जो फेंक रहे थे ये लोग, ईरानी फेंक रहे थे। तब उन्होंने अपनी राशनिंग शुरू कर दी। अगर आप सीएनबीसी का अगर आप रिपोर्ट पढ़ें 2-3 दिन पहले की, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने इजरायली सोर्सेज से कंफर्म किया है कि हमने पहली रात और दूसरी रात तकरीबन 90% इंटरसेप्ट किया इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल्स, और बाद में चौथे पांचवें दिनों में हमारी इंटरसेप्शन की परसेंटेज ड्रॉप हुई टू 60%। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसराइल ने रियलाइज किया कि हम हर आने वाले वेपन को तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये रिटेलिएशन इस हद तक तो कोई नहीं की थी। ऑन टॉप ऑफ दैट, आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि उन्होंने इजरायली लोगों की एस्टिमेट नहीं की थी, उनकी विल इतनी या डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस नहीं है जितने ईरानी कौम है। इजराइल के लोगों ने तो इस तरह की जंग नहीं देखी थी, उन्होंने तो इस तरह की टनें सरों पर गिरती नहीं देखी थी, बंकर में रात गुजारना नहीं देखा था, ग्रिड स्टेशन के बगैर रात कैसे गुजारी उनको पता ही नहीं था, मेडिकल शॉर्टेज कैसे होती है अभी हुई भी नहीं थी, तो उनको रियलाइज होना शुरू किया कि ये जंग की ये कीमत होती है। तो दिस इज व्हाट आई कॉल वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस। ईरान ने इम्पोज बैक की, तो जंग का सिनेरियो आपके सामने बदल गया। तो गोल सेट करना और होता है, और जब जंग खत्म होती है तो सारे आपके कंट्रोल आपके नहीं होते, दुश्मन के भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, गोल्स आपको मॉडिफाई बिल्कुल करने खालिद पड़ते साहब, हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सी चीज़ें इस माह 12 दिनों में एक्सपोज हुई हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा जिस तरह से हम अब सूरत हाल देख रहे हैं, ईरान के आप ताल्लुकात कैसे देखते हैं अरब ममालिक के साथ, और ईरान का जौहरी सलाहियत अगर हासिल होती है ईरान को, तो आप क्या समझते हैं कितना फ़ायदेमंद हो सकती है दीगर ममालिक के लिए भी, और वर्क रिलेशन कितना स्ट्रांग हो सकता है?
देखिए, मेरा मानना ये है कि ईरान को कोई भी महम जो मुल्क है वो न्यूक्लियर नहीं देखना चाहता। मेजॉरिटी ऑफ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासतौर पर अरब मुल्कों की हम बात कर रहा हूँ, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि वो ईरान को न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे देखना चाहते हैं। और ये नोट किया होगा आपने, स्ट्रेंज किस्म की एक साइलेंस नजर आई अरब मुल्कों में, खासतौर पर जब ये ऑपरेशन हो रहा था। कंडेम जरूर किया, रेजोल्यूशन जरूर पास की, डिप्लोमेटिक सपोर्ट का वादा किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बातचीत लेके ले जाई गई, वहां तक तो सब ठीक है। लेकिन एक्शनेबल सपोर्ट एक और चीज होती है। एक होता है कि आपने मीनिंगफुल सपोर्ट करनी होती है, जिसके अंदर आप कोई वेपन ऑफर करते हैं, कोई मोरल, इसके अलावा मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर करते हैं। वो साइलेंट स्पेक्टेटर मोस्टली रहे थे, जो बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है और प्रूफ है जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और नोट करें कि चाइना और रशिया ने भी उस तरह रोल प्ले नहीं किया। चाइना ट्रेड जरूर करता है और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ करता है। बड़ा लिमिटेड, एक जो सबसे बड़ा उसका हथियार है जो तेल का है, ईरान के पास उसे तेल भी खरीदता है और 20% डिस्काउंट पर खरीदता है चाइना। और सिर्फ चाइना ही है शायद मेरे नॉलेज के मुताबिक जो ऑयल खरीदता है ओपनली, बिकॉज बाकी मुल्क ओपनली इसलिए नहीं खरीद पाते कि अमेरिका की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ देखिए, रशिया ने भी S-400 वेपन मिसाइल इनके वादा भी किया हुआ था, डील भी हुई थी। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो आ भी चुके थे मिसाइल। ये वही S-400 है जो हिंदुस्तान का हमने पाक फिजाइया ने नॉकआउट किया था 10 मई को। तो वो कर ले भी चुके थे। लेकिन डिस्प्यूट कहां पर आ रहा है? डिस्प्यूट यहां पर आ रहा था कि रशिया कहता है कि हम ऑपरेट भी हम करेंगे, मेंटेन भी हम करेंगे, यानी ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो देखिए, एक और मैसेज हम जैसे मुल्कों के लिए भी है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजीनियस यानी लोकल खुद इंसारी की, खुद वेपन डिक्लेयर और डेवलप किए, खुद उनको मॉडर्नाइज किया, खुद उनको ऑपरेट किया, अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को तैयार करवाया। ना वो न्यूक्लियर से लेकर कन्वेंशनल बॉम्ब तक सारी हमारी अपनी दस्तरस में है। तो दुनिया आपको कोई मदद नहीं देती जब बुरा वक्त आता है, चैलेंजिंग आता है। उनके दूसरी तरफ मुझे नहीं लग रहा कि कोई अरब वर्ल्ड जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे इनके न्यूक्लियराइज एक ईरान के को देखते हुए। हाउएवर, जैसे मैंने कहा कि हम सबके लिए सबक हासिल करना जरूरी है कि हम सोवरेनिटी में होना चाहिए, बेफिटिंग रिस्पॉन्स भी डेवलप करना चाहिए। उन्होंने एक और सबक हम हासिल कर सकते हैं कि ईरान की एयरफोर्स बहुत कमजोर थी। आपने नोट किया होगा कि यूनिलैटरली वो आते थे और चले जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, कोई डिफेंस ऑफर नहीं किया जाता था ईरान को एयर की तरफ से। जब आप इतनी सबसर्विएंट आपका एयर हो या एयर का कंट्रोल दुश्मन के पास चला जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। हिंदुस्तान ने पहले दिन आपने नोट किया होगा कि कुछ मिसाइल मारे थे, वो भी स्टैंड ऑफ वेपन्स जो अपने बॉर्डर में रहकर मारे थे। यानी आपकी जब आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, बेफिटिंग रिस्पांस देने के लिए तैयार होती हैं, तो किसी की आपकी सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत भी नहीं होती। तो जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्लीज रिमेंबर दैट पावर टॉक्स टू पावर एंड विक्ट्री हैज अ वैल्यू। दुनिया ने हमसे इसलिए बात करना चाहिए बाद में, और आज भी करना चाह रही है, कि हमने जीत कर दिखाया है, हमने एक बहुत जबरदस्त जवाब दिया है दुश्मन को। तो ईरान का एक केस थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा मेरा आखिरी पॉइंट ये है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल मैं ईरान के लिए देख रहा हूँ, जिसको उनको ओवरकम करने की जरूरत है, वो है इंटेलिजेंस नेटवर्क जो इसराइल का इनके अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। जी। जो जिन्होंने जाहिर है 13 जून को हेल्प की, अंदर से ही ड्रोन्स फायर किए, अंदर से लीडरशिप को एलिमिनेट किया। वो बहुत जरूरी है कि इनको कोमिंग करनी चाहिए, बिल्कुल खालिद स्क्रीनिंग साहब, और करनी इस पर चाहिए काम भी पूरे शुरू किया ईरान। है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ जो स्पाई एजेंट्स हैं उनको पकड़ा गया है, 3 को तो आज भी फांसी दी गई है। इससे पहले भी और कुछ ऐसे 700 वाकयात हुए, इसराइली एजेंट हैं जो कि गिरफ्तार 700 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।